हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। आज का लेक्चर रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम रेस्ट जो भी टॉपिक्स रह जाएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, ये जो लेक्चर है वो हमारे सीटेट, ठीक है, सीटेट 2024 वाले दिसंबर के लिए, प्लस बीपीएससी एग्जाम, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी टीआरई वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीपीएससी टीआरई के जितने भी 1 to 5th, 6 to 8 एंड 9 to 10th वाले लेक्चर्स, 9 to 10th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जनरल साइंस का भी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल ही आते हैं दोनों ही एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस क्यों करना है, तो हम जानेंगे कि स्टेट ऑफ ऑर्गन क्या रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं। फिर हम रोल एंड फंक्शन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के। उसके अलावा हम पढ़ेंगे हाउ माइक्रोबिलाई एंड विलाई सपोर्ट द फूड एंड फूड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी में, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड होता है वो बड़े बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसको क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जितने भी थे, तो उनमें जो डाइजेशन होता था वो इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता था, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते थे उनमें जो डाइजेशन होता था वो कैसे होता था, थ्रू इंटायर बॉडी सरफेस। उनकी जितनी भी बॉडी सरफेस होती थी सब जगह से होता था डाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा अमीबा एग्जाम्पल, अगर हम ले तो अमीबा की बात करते हैं, ठीक है। अमीबा, तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स है वो इनगल्फ कर लिए जाते हैं, किससे, बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। और पैरामीशियम में भी ये चीज होती है। तो जितने भी हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनके इंटायर बॉडी सरफेस से डाइजेशन किया जाता है। वही अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड हमारा हो गया एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स या फिर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 टाइप ऑफ पूरे सिस्टम हो गए जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो डाइजेशन होता है वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है और इसमें केमिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल प्रोसेस में क्या है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि केमिकल प्रोसेस में एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई। फिर अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसमें अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, उनको हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया हमारा, माउथ कैविटी, ये हमारा माउथ कैविटी हो गया। सेकेंड हमारा हो गया फेरिंग्स। थर्ड हमारा हो गया ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। फोर्थ बात करें तो उसके बाद हमारा क्या होगा, स्टमक। देन फिफ्थ हो गया हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ हो गया हमारा रेक्टम एंड सेवेंथ हो गया हमारा एनस, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्री कैनाल हो गए। ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ये प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन्स है। जबकि जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं ये सिर्फ हेल्पिंग करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन डाइजेशन, दे आर हेल्पिंग ऑर्गन्स, ठीक है, दे आर
हेल्पिंग ऑर्गन्स। अब एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो कुछ एसेसरी डक्ट्स के भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। कुछ एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हमारे हो सकते हैं? तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवरी ग्लैंड, ये है हमारा एसेसरी डक्ट। सेकेंड एसेसरी डक्ट की बात करें तो लिवर है। थर्ड एसेसरी डक्ट की बात करें तो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। और उसके बाद फोर्थ की बात करें तो है हमारा पैनक्रियाज। अब इन सबको हम डायग्राम के भी थ्रू समझेंगे, हमने अच्छे अच्छे से इनमें पिक्चर्स ऐड कर रखे। अब ये जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं ये सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जबकि इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ माउथ से। अब माउथ की बात करें तो माउथ कैविटी में हमारे बक्कल कैविटी को, इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं हम माउथ कैविटी को। ठीक है, बकल कैविटी में हमारा क्या क्या होता है? टीथ होता है एंड टंग होता है। ठीक है, टीथ एंड टंग, ये सारी चीजें होती है हमारे बकल कैविटी में। ठीक है, तो माउथ में क्या होता है? डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें फिजिकल चीजें होती है ना, फिजिकल ब्रेकडाउन, टीथ के थ्रू जो फूड होता है उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और वो टंग होता है, टंग क्या करता है? टंग उसमें सलाइवा को मिक्स करता है। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द टीथ मैकेनिकली ग्राइंड डाउन द फूड, द सलाइवा मेड इन सलिवरी ग्लैंड केमिकली डाइजेस्ट द फूड यूजिंग एंजाइम। अब बस इतना याद रखिए कि बक्कल कैविटी में टीथ है, टंग होता है, और ये टीथ क्या करता है? मैकेनिकल ग्राइंडिंग करता है हमारे फूड का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस की बात करें तो ये वाला जो ये लाइनिंग वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा पूरा ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस होता है। ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब पेरिस्टालसिस क्या होता है? ये जो हमारी ये वाली पाइप वाली स्ट्रक्चर है, तो इसमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जब यहाँ से फूड मूव करेगा तो ये वाला एरिया ऐसा बड़ा हो जाएगा, फिर इससे नीचे फूड मूव करेगा तो ये एरिया बड़ा हो जाएगा, ऐसे करके ये वेव लाइक मूवमेंट होता है, इसको हम पेरिस्टालसिस करते हैं। तो ईसोफेगस में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये सिर्फ बनेगा कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? पेरिस्टालसिस होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है। ठीक है, जबकि अगर हम अभी इसके पहले जब हमने माउथ की बात की तो माउथ में हमारे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, माउथ में हमारे क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज, ये सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स में एमाइलेज होता है ये करता है स्टार्च का डाइजेशन, ये करता है स्टार्च का डाइजेशन। तो हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले डाइजेशन होता है स्टार्च का, जो कि करता है सलाइवरी एमाइलेज। ये चीजें आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा ये वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चर है स्टमक। स्टमक हमारा क्या होता है? शी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है? मेन डाइजेशन जो होता है, मेन डाइजेस्टिंग ऑर्गन वो हमारा स्टमक होता है। स्टमक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस एंड एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब ये स्टमक की बात करें तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है ये कवर्ड होती है म्यूकस से। ठीक है, ये जो आउटर इंदर वाली जो लाइनिंग है ये कवर्ड होती है म्यूकस से। ठीक है, ये क्या होता है? एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर फिर स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमारे स्टमक जो रिलीज करता है उसकी वॉल्स वो करता है गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है। ठीक है, स्टमक सिक्रीट करता है, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं? स्पेशली ये सिक्रीट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। ठीक है, ये सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। और इसके ये HCl जो है ये एसिड है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि जो पेप्सिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब ये स्टमक से सिक्रीट होता है तो पेप्सिन पेप्सिनोजेन के फॉर्म में सिक्रीट होता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में सिक्रीट होता है। जब स्टमक सिक्रीट करता है तो सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है? HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। ठीक है, ये सारा चीज होता है। ये क्या होता है? ये एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये हमारा क्या होता है? एक्टिव फॉर्म। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्टमक में जो पेप्सिन या सिक्रीट होता है क्या वो एक्टिव फॉर्म में होता है, तो नहीं, जब स्टमक सिक्रीट करता है तो वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में। अब पेप्सिन का वर्क क्या होता है? पेप्सिन बेसिकली क्या करता है? पेप्सिन हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ये पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड्स बनाता है। कौन करता है? ये करता है हमारा पेप्सिन, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा बनता है कि क्या पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए HCl जरूरी है? तो हाँ, HCl या फिर कोई भी एसिडिक एनवायरनमेंट, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमको चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट। इसके बाद ही क्या होगा? पेप्सिन वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक चीज आपने सोचा, जब हमारे बॉडी में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज हो रही है, तो कैसे क्या ऐसा होता है स्ट्रक्चर कि ये खुद को नहीं डाइजेस्ट कर देता, ठीक है, क्योंकि ये जल तो सकता है ना, क्योंकि ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके ही लिए जो स्टमक होता है वो सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स स्टमक। कैसे? फ्रॉम HCl, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये हमारा हो गया स्टमक। स्टमक में जो भी मोस्टली डाइजेशन वाली चीजें होती है, सारे हमारे कंपोनेंट्स वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब स्टमक के बगल में हमने एक स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर एक है हमारा, ये हमारा क्या है? लिवर है। ये इसमें देख रहे हो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, मैं इसको ऐसा बना देती हूँ। ये क्या है हमारा? ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा पेनक्रियास। अब होता क्या है, स्टमक के बाद में फूड यहाँ आया, ये स्टमक में है। अब जब स्टमक में फूड है, यहाँ पे फूड है, तो यहाँ पे जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड, फूड इन स्टमक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काइम। मैं जितनी चीजें लिख रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो जब फूड स्टमक में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो लिवर होता है, लिवर में सिक्रीट होता है बाइल, ठीक है। लिवर क्या करता है? बाइल का सिक्रीशन करता है, ठीक है। लिवर सिक्रीट करेगा बाइल, और बाइल जाके हमारे ये वाला ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से आपने देखा ये ट्यूब्स आई है ना, ये ट्यूब्स अंदर से आके यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। और उसके अलावा पेनक्रियाज होता है, जो हमारा पेनक्रियाज भी सिक्रीट करता है डिफरेंट डिफरेंट जूसेस और एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये भी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे, मतलब आप यहाँ पे जाके कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना समझे रहो, फिर आगे डिस्कस करती हूँ मैं। अब बात करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहाँ से जब हम एंटर किए थे तो यहाँ वाली जो अंदर वाली चीज है ये हमारी है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बेसिकली जितने भी फूड हमारे बचे रहते हैं वो डाइजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सब यहाँ पे डाइजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इनका अब्जॉर्प्शन भी किया जाता है, ठीक है। पहले तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किया जाता है, डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, या फिर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे होता है। उसके अलावा क्या होता है? यहाँ पे होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज होती है? मान लीजिए ऐसा हमने ये देखा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा ही तो है ना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे कट करके अंदर से देखेंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इसकी भी फिगर है अभी आगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोलते हैं। ये जो विलाई होती है इनमें होता है हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज होती है सबसे पहले। अब अब्जॉर्प्शन से पहले एक चीज होगी, कंप्लीट डाइजेशन हुआ कैसे, कंप्लीट डाइजेशन कैसे हुआ वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा हमारा फूड आया यहाँ से, ठीक है, नीचे आएगा, ये यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं पे यहाँ पे फूड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारा क्या था? लिवर था, ठीक है। लिवर ने क्या सिक्रीट किया? लिवर ने सिक्रीट किया बाइल। बाइल जाके कहाँ पे गया? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर की जो ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू कहाँ पे आ गया? ये भी आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये बाइल करता क्या है? बाइल इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल क्या करता है? इमल्सिफाई करता है फैट को, इमल्सिफाई फैट।
ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ये करता है बाइल। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आ गया। सेकेंड चीज, ये हम इसको फर्स्ट लिख देते हैं। सेकेंड चीज क्या आई? सेकेंड चीज क्या आती है? पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज ने सिक्रीट किया है कुछ कुछ उसने सिक्रीट किया, क्या कहते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, पैनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियाज ने क्या किया है? एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ये सिक्रीट किया है पैनक्रियाज ने। अब ये सारे एंजाइम्स भी कहाँ चले जाएंगे? ये सारे एंजाइम्स भी चले जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ऐसा है ना स्ट्रक्चर, ऊपर वाले पे देखिए आप, यहाँ से हमारा यहाँ हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम्स को भेजेगा। क्या है पेनक्रियाज में? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज है। उसके अलावा ये जो गॉल ब्लैडर है, ये अंदर जाके ये भी यहीं पे कनेक्ट होगा, वो भी कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों एंजाइम्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यही समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन्स का डाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा लाइपेज जो होता है वो फैट्स का डाइजेशन करता है। तो ऐसे होता है जो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा ना, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सारी चीजों की वजह से हो रहा है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, उसके अलावा हमारा बाइल, ये सारे एंजाइम्स जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? इनको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या होता है? अब ये सब ब्रेक डाउन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमने देखा ना, मान लो ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी इस इमेज को हम यहाँ पे रख रहे हैं ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, ये विलाई वाला स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं ना ऐसा। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं? ये हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, दे हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या करते हैं? फूड का अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। अब ये विलाई जो होते हैं वो सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये करते हैं विलाई। अब विलाई में होता क्या है मैं ऐसे समझाती हूँ। ये मान लीजिए हमने एक विलाई लिया, विलाई के चारों तरफ ऐसे ऐसे हमारी ब्लड वेजल्स लिपटी हुई रहती है, ऐसे कैपिलरीज, ये देखिए आप यहाँ पे दिख रही है ना। तो विलाई में ही क्या होगा? जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, आप समझो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और वो सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सारी देखिए आप ब्लू रेड ये सारी कैपिलरीज हमारी दिख रही हैं। तो इनसे यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स का। तो विलाई क्या करती है? ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती है। और विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होती है। ये नॉर्मल अगर ऐसा होता तो इतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसकी वजह से ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सके। तो ये हमारे विलाई हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? इसमें सिर्फ मेन चीज होती है, इसमें होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में मेन चीज क्या होती है? वाटर अब्जॉर्प्शन। वाटर अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। मेन चीज यहाँ पे यही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा है रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है यहाँ पे फीसेस के फॉर्म में स्टोर रहता है, और उसको हम एनस के थ्रू एंड कर देते हैं बाहर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम एंड। अब एक मैं ओवरव्यू सबको आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा? सबसे पहले बक्कल कैविटी देखा। बक्कल कैविटी में हमने देखा क्या होता है? टीथ और टंग होता है, उसके अलावा उसमें होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा में हमारे क्या होता है? एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन करता है, उसके बाद जो फूड होता है वो ट्रांसफर किया जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस में ट्रांसफर किया जाता है। ईसोफेगस में हमारा क्या होता है? पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस
पेरिस्टालसिस होता है। उसके अलावा हमारा जो फूड होता है, अब ईसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक में हमारे HCl एंड पेप्सिन होता है। पेप्सिन पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन क्या है, जब स्टमक से रिलीज होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं। और उसको एक्टिव करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि हमको HCl से प्रोवाइड होता है। उसके अलावा हमारा स्टमक म्यूकस भी रिलीज करता है, जो हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। स्टमक के बाद हमारा फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लिवर का सिक्रीशन है बाइल, उसके अलावा पेनक्रियाटिक सिक्रीशन जो कि है हमारा पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये क्या करते हैं, इनका मिक्सिंग किया जाता है। और उसके अलावा हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कर दिया जाता है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, विलाई में, विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है, माइक्रो विलाई में ऑब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा हमारा फूड फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके अलावा फिर ये नेक्स्ट जाता है रेक्टम में, फिर ये एनएस के थ्रू बाहर से जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अभी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा ये एमाइलेज से, कि जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो डाइजेशन किसका करता है, स्टार्च का करता है, कार्बोहाइड्रेट दे देगा या प्रोटीन दे देंगे, तो हमारा ये एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके अलावा ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस होती है, ये भी पूछ सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि स्टमक में जो हमारे पेप्सिन्स होते हैं, क्या वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, या फिर अगर इसका इनएक्टिव फॉर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये HCl के बारे में पूछ सकता है। फिर ये टाइप्स ऑफ, ये जो बाइल, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इन सब के बारे में पूछ सकता है। और ये विलाई जो होती है वो क्यों होती है, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, किस चीज के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हमारा हो गया। अगर हम एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करें अभी, तो हमने ये देख लिया क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे सलाइवा रिलीज करती हैं। फिर सेकंड हमारा होता है लिवर, फिर होता है ये हमारा गॉल ब्लैडर, ये हमारा है गॉल ब्लैडर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये वाला पैनक्रियास। अच्छा, पैनक्रियास हमारा जो होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये हमारे एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है और ये हमारे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। तो अगर आपको पता है कि पैनक्रियास कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हमारा ये डाइजेशन वाला टॉपिक मोस्टली खत्म ही हो गया। ये सारी चीजें हमने देख लिया। लिवर में क्या होता है, बाइल सिक्रीट होता है जो कि इंटेस्टाइन में चला जाता है और लिपिड्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया है। पेनक्रियास को भी हमने देख लिया। पेनक्रियास एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो एंजाइम्स करते हैं फूड और लिपिड्स का डाइजेशन, ठीक है। लिपिड्स के लिए होता है इसमें लाइपेज, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए होता है इसमें ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, अमाइलेज। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर, हमारा गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है हाँ, कि बाइल का सिक्रीशन कौन करता है और बाइल का स्टोर कौन करता है, ठीक है। तो सिक्रीट कौन करता है, वो लिवर करता है, जबकि जो उसका स्टोरेज होता है वो कौन करता है, वो करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दिया जाता है और ये दिया है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, ठीक है। उसके अलावा हमारा अभी डाइजेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हम ये सारे टॉपिक्स को आने वाले टाइम पे इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे और जो भी रेस्ट टॉपिक्स हैं आपके उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स ऐसे मैराथन क्लासेस लेके आऊँ तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ ऑर्गन देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, फिर क्या रूट होगा हमारे एयर का, ठीक है। उसके बाद हम गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले रोल क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में होता क्यों है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन किस लिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए होती है ना। तो ये क्या करता है, एयर को मूव कर बॉडी में, क्यों क्यों, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमारे CO2 होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इवेंचुअली क्या, हम इनको छोड़ देते हैं अपना।
विंड ड्रॉप ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ट्रेवल की बात करें तो सबसे पहले हमारा नेजल कैविटी में आता है, नेजल कैविटी। उसके बाद हमारा ये जाता है कहाँ पे, ट्रैकिया और लंग्स में, फिर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फिर ये बाहर चला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके अलावा हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से अपने साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा एयर होता है, एयर हमारा जाता है नोज एंड नेजल कैविटी में, नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नोज में हमारे होते हैं हेयर, ठीक है। नोज में हमारे हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर्स क्या करते हैं, जो भी हमारे एयर होता है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हेयर को क्लीन करने के लिए नोज में ये होता है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स में हेयर लाइन होती है। तो नोज में हमारा ये सबसे पहले क्या होते हैं, हेयर लाइन प्रेजेंट होती है, जो कि क्यों होती है, हेयर लाइन क्या करता है, ये डर्ट को क्या करके रखता है, डर्ट डर्ट को ये क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप डर्ट, ये रोक लेता है, ठीक है। जैसे हमने देखा है ये कोई भी पैसेज है हमारा नेजल कैविटी, तो इसमें ऐसे छोटे 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 हमने देखा है क्या है, इसमें हेयर्स होते हैं। अब यहाँ से जब एयर जा रही है तो एयर में जो भी डर्ट होगा वो ट्रैप कर लिया जाता है, किसके थ्रू, ये ट्रैप कर लेते हैं हमारे नोज के जो हेयर्स होते हैं। और उसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है, ये जो नोज होता है उसमें एयर ये क्या करता है, फिल्टर किया जाता है, हमने देखा ना, फिल्टर किया जाता है। उसके अलावा ह्यूमिडिफाइड किया जाता है, ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। ह्यूमिडिफाइड का मतलब क्या है कि जो एयर होती है वो ड्राई होती है, उसको ह्यूमिड किया जाता है, ठीक है, और वार्म किया जाता है, एंड वार्म्ड। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है कि नोज में जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, नॉस्ट्रिल्स क्यों होती हैं, तो वो क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं, एयर को ह्यूमिडिफाइड करती हैं और वार्म करती हैं, ठीक है, वार्म करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसको पढ़ लेते हैं, द नोज सर्व द प्राइमरी एंट्री पॉइंट फॉर एयर इनसाइड द नोज, वी फाइंड नेजल कैविटी। फिल्टर ये वही चीज दी है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, वार्म करता है, एंड ह्यूमिडिफाइज करता है एयर को, ठीक है। इट रीचेज द लंग्स एंड कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर आवर स्मेल, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते, ये हमारी हवा यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, अभी ये यहाँ पहुंची है, ठीक है। अब पहले तो नोजल, ये नेजल कैविटी। उसके अलावा अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ से भी हमारा ऑल्टरनेट पाथवे होता है, ठीक है, किसका, हमारे एयर के लिए, ठीक है। ये भी एक माइनर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कर सकता है काम, ठीक है। अगर हमारा नेजल, देखो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इफ द नेजल पैसेज आर ब्लॉक्ड ब्रीदिंग थ्रू द माउथ बिकम्स एसेंशियल, इतना इजी भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बात करें, नेक्स्ट तो फेरिंग्स आता है। अगर एक सेकेंड, हम सबसे लास्ट वाली स्लाइड यहाँ से देखते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ से हमारा नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल के बाद हमारे यहाँ पे हमारा क्या होता है, लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स और फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। अब यहाँ उसके बाद हमारे क्या होता है, ट्रैकिया होता है, ये आप रूट समझ लीजिए। ट्रैकिया के बाद ये वाले जो यहाँ यहाँ ये जो दो हुई है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। और फिर उसके अगेन जो डिवीजन होता है उसको ब्रोंक्यूल्स। तो आपको एक पैसेज पता रहेगा हम कितना क्या पढ़ रहे हैं। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा नेजल कैविटी के बारे में, नेजल कैविटी के बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है उसके बाद क्या होता है, वो फेरिंग्स होता है, जिसको हम थ्रोट के नाम से भी जानते हैं, थ्रोट या फिर गला, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो फेरिंग्स होता है, ये क्या करता है, नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है माउथ टू द ट्रैकिया। ये क्या करता है, फेरिंग्स को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। और फेरिंग्स की बात करें हम, तो फेरिंग्स क्या करता है, नेजल कैविटी, लैरिंग्स और इसोफेगस को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो फेरिंग्स है, ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दोनों होता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, कॉमन कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हमने अभी ये देखा कि फेरिंग्स वहां पे भी था और यहाँ पे भी है। तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो क्या होगा, वो फेरिंग्स होगा। कैसे, अगर हम बात करें ऐसे हम नॉर्मल सी, तो ये ऐसा हमारा स्ट्रक्चर कुछ होता है, ठीक है। फेरिंग्स के ऊपर एक ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं ना, ऐसा। तो जब हम सांस लेते हैं या जब हम खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने खाना खाया,
तो ये हमारे ये वाले नेजल कैविटी में ना जाए या फिर हमारे थ्रोट में ना जाए, तो उसकी वजह से इस पे एपिग्लॉटिस होता है, ये इसको बंद कर लेता है और ये हमारा चला जाता है ईसोफेगस में। तो आप इसको याद रखिएगा। तो जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दोनों के लिए होता है। अब फेरिंग्स की बात करें तो एक एपिग्लॉटिस होता है जिसपे ये दिखा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि फेरिंग्स को प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री में। तो क्वेश्चन हमारा एपिग्लॉटिस से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें पूछ लेगा कि अगर हमारे फूड को हम खा रहे हैं और फूड हमारे विंड पाइप में ना जाए उसको रोकने के लिए, ठीक है, विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। तो क्या होगा वो होगा हमारा एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये होगा हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू फेरिंग्स या फिर इनटू विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप हमारे विंड पाइप में ना जाए तो वो उसके लिए एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ना, मान लीजिए ऐसे विंड पाइप है तो उसके ऊपर ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स क्या होता है? टफ एंड फ्लेक्सिबल सेगमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया को फेरिंग से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है? एयर के पैसेज को अलाउ करता है और इसमें क्या होता है? फूड ड्रिंकिंग, और ये ब्लॉकेज को रोकने के लिए होता है मेनली, ठीक है। लैरिंग्स का ऐसा कोई वर्क नहीं है। अब बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया जो होता है इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया इज अ वाइड हॉलो ट्यूब दैट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई। अब ऐसा बात करें, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये हमारा है ट्रैकिया। और ट्रैकिया क्या करता है? ट्रैकिया के चारों तरफ हमारे होते हैं शी शेप्ड, क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, ट्रैकिया में हमारे कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया में हमारे कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। हम इसको एक सेकेंड लेते हैं और ये सारी चीज को हटा देते हैं। तो हम सुनते रहिए आप ऐसे। ट्रैकिया में क्या होता है? ट्रैकिया को कवर करने के लिए शी शेप्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोक सका जाए। तो उसमें होते हैं शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, उसको भी हम लिखेंगे अभी, ठीक है। तो ट्रैकिया हमारा होता है ये शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होता है, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय, इट इज सपोर्टेड बाय शी शेप्ड, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है ना, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रैकिया को कवर करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा कार्टिलेजिनस रिंग्स। ऐसा अगर देखो तो ये अगर हमारा ट्रैकिया हो गया तो इस पे ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको चारों तरफ से कवर करके रखता है, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं ये हमारे एयर को पास होने में, फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जब जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया जब लंग्स के पास पहुंचने लगता है ना, लंग्स के पास पहुंचने लगता है, अगर हम बात करें वर्टिब्रे के तो T12 वर्टिब्रे के, ठीक है, 5th वर्टिब्रे के पास जब पहुंचता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रे के पास पहुंचता है, जब ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रे के पास जब पहुंचता है तब ये डिवाइड करता है। ट्रैकिया क्या करता है? ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके क्या बनाता है? ये बनाता है ब्रोंकाई। अगर हमारा ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया है तो ट्रैकिया डिवाइड करेगा यहाँ से, ठीक है, मान लो ऐसा ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बनाएगा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया चारों तरफ से कवर्ड होता है ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग से, ठीक है, वो कवर्ड होता है कार्टिलेजिनस रिंग से। अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं, ये ब्रोंकाई अगेन डिवाइड करते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये कई बार डिवीजन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, जब ये सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिवीजन का पॉइंट होता है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए, क्वेश्चन आए ना आए बट इसको आपको पता होना चाहिए कि जो डिवीजन होता है, मान लो जहां पे डिवीजन हो रहा है वो वाले पॉइंट को हम कैरेना बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम कैरिना बोलते हैं, जहां पे हमारे डिवीजन हो रहा होता है,
ये क्या है क्या, हाँ, जहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये डिवीजन हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैरिना बोलते हैं। जहाँ पे ये अपना ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में, ठीक है, इसको हम कैरिना बोलते हैं। अब बात करें नेक्स्ट हमारे ऑर्गन की, तो ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई क्या होता है, मेन एयरवेज इनटू द लंग्स। अब जो ये वाला जो रीजन है ये हमारे क्या है, ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई देखो फिर कई बार डिवाइड हुआ है ना, फिर अंत में ऐसा स्ट्रक्चर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम देखेंगे। तो ये क्या होता है, मेन एयरवेज होता है टू द लंग्स। When you breathe, air enters your body through mouth and nose, passes through the larynx and trachea. तो ट्रैकिया से क्या करता है, ये ब्रोंकाई में चला जाता है, ठीक है। अब ब्रोंकाई क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया का क्या करते हैं, म्यूकस को लंग से आउट करते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, अगर ऐसे लिखो तो ब्रोंकाई डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल्स में, और ये ब्रोंक्यूल्स कई बार डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। उसके बाद जब एंड में होता है तो ये ब्रोंक्यूल्स एंड इन टाइनी एयर सैक्स, ठीक है, टाइनी या फिर स्मॉलर एयर सैक्स, एयर सैक्स। इन एयर सैक्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई यहाँ पे लिख लो, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, मेन हमारा ऑर्गन होता है जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे हमने देखा यहाँ ऐसा ही डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, यहाँ अंत में जाके इसमें हो जाएगा हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा ब्रोंकाई का। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे ब्रोंक्यूल्स की, तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं फिर स्मॉल, यही चीज जो अभी हमने बताई। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एंड होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या होता है, जहाँ पे हमारे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें हमारे लंग्स की, हमको चाहिए थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। अगर हम बात करें लंग्स की अपने, हाँ, हम बात करें अगर लंग्स की, लंग्स की बात करें अगर हमारे, तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऑर्गन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स होते हैं। अब सॉफ्ट और स्पंजी, इसमें ढेर सारे एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा लंग होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो साइड्स में है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा टू लोब स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, टू लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, थ्री लोब्ड होता है। जैसे कि ऐसा देखो, ये हमारा यहाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ हमारे लंग्स लगे हुए होते हैं। अगर लंग्स के लोब्स की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अगर ये इसके लोब्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, तीन लोब प्रेजेंट होता है, ऐसा एक, दो और तीन। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो लोब्स होते हैं, एक और दो, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स की बात होती है। लंग्स हमारा जो होता है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। लंग्स की बात करेगा तो ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, ऐसा एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रिक्शन से, ठीक है। ये ब्रीदिंग के टाइम के पे जो फ्रिक्शन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करती है। तो ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन का बना, मतलब प्लूरा का बना होता है। तो ये हमारे हो गए प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम एल्वेलाई की बात करते हैं, तो इसको हम एक मैसेज के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो अगर हम बात करें आगे से, तो हम फिर इसके बाद देखेंगे एल्वेलाई, एल्वेलाई, ठीक है। अब हमने क्या देख
ऐसा हमने देखा, स्ट्रक्चर आया, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड करता है किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में। फिर ये अगेन डिवाइड करते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ये डिवाइड करते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ऐसे ऐसे। फिर एंड होता है, ये होता है, फिर ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। अब ये एल्वियोलाई हमारा मेन होता है, यहाँ पे हमारे गैशियस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है वो हमारे एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। अब एल्वियोलाई की अगर बात करें सिर्फ स्पेशली, तो ये हमारा क्या होता है, स्मॉल या फिर टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्मॉल या फिर टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये हम प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स हमारी एंड होती है वहां पे प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई जो कवर्ड होती है कैपिलरी से, अगर ऐसा हम अभी एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखिए, इसका विजुअल भी मैंने ऐड किया, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। एल्वियोलाई ऐसे कैपिलरी से कवर्ड होता है, ठीक है। कैसे होता है, कैपिलरी से, अगर ये हमारी मान लीजिए एल्वियोलाई हो गई, तो ये चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से कवर्ड होता है, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरी से जब ये कवर्ड है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हो, ये एल्वियोलाई और हमारी ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और यहाँ से CO2 को, ब्लड से CO2 को वापस भेज दिया जाता है। तो मेनली एल्वियोलाई में क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। अब ये किस मेथड से होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में, जहाँ पे ये होता है गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्वियोलाई। अब हम आ जाते हैं अपने वापस वाले पे, ओके। हमने ये सब देख लिया था, फिर हम आ गए थे एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई क्या होती है, ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं जो एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दीज स्ट्रक्चर्स आर प्ले क्रूशियल रोल इन गैशियस एक्सचेंज, ये क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है। ये एल्वियोलस जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक लेयर में, सिंगल लेयर ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ ली वही सब दिया है। ये देखो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर दिया है, ऐसे छोटे 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 बलून लाइक स्ट्रक्चर, और इनके चारों तरफ ऐसे ब्लड कैपिलरीज कवर्ड होती है, इनको कवर करके रखती है। अब अगर हम बात करें गैशियस एक्सचेंज की, तो गैशियस एक्सचेंज जो होता है सबसे पहले कैसे होता है, डिफ्यूजन का होता है। एक्सचेंज जब होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। कहाँ पे, एल्वियोलाई में होता है। अब एल्वियोलाई में क्या होता है मेनली, अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एयर जो होता है, एयर से जो ऑक्सीजन लिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू भेज दिया जाता है। कहाँ पे, ये देखो हुआ क्या, ये हमारी एल्वियोलाई थी और यहाँ ब्लड स्ट्रीम, तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन को लिया गया और कहाँ भेज दिया गया, ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में हमारे प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिससे वो ऑक्सीजन बाइंड कर देता है और सारे हमारे टिश्यूज में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे पहले ये हुआ। उसके अलावा क्या होगा, अब जब एल्वियोलाई में ये सारे जो ब्लड थे, अब ब्लड जो होगा, ब्लड हमारा उसमें CO2 को कैरी करेगा, ठीक है। CO2 को वापस भेज दिया जाता है एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई में भेज दिया जाता है, एल्वियोलाई से वो बाहर चला जाता है एनवायरमेंट में। तो ये हमारा गैशियस एक्सचेंज मेनली होता है, ठीक है। ये देख लो, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिच एयर इंटर्स द एल्वियोलाई, यही चीज दिया है कि ऑक्सीजन वाली जो एयर होती है वो एल्वियोलाई में एंटर कर देती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द थिन एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलाई की ऐसी वॉल है, इसको क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देती है। कहाँ चली जाती है, ये ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम,
वेयर दे बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, जहाँ पे ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और फिर साइमल्टेनियसली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाता है ब्लड से एल्वेओलाई में। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये हमारा बाहर चला गया, ये एक्सहेलेशन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो ये हमारा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ब्लड में गया, ब्लड से CO2 गया, यहाँ से CO2 वापस गया। तो सबसे पहले क्या होता है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो इसको आप देख लेना। अगर मैकेनिज्म की बात करें ब्रीदिंग की, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा इनहेलेशन होता है। सबसे पहले इनहेलेशन होता है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में जिसको हम ब्रीद इन बोलते हैं, ब्रीद इन। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। जो ये हमारा लंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। अब ऐसे कभी सांस तो देखो कुछ ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो अपने यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के नीचे लगा के देखोगे ना, तो वहां पे आपको फील होगा, ठीक है। ओके। तो इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में डायफ्राम जो होता है, ये जो डायफ्राम मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, फ्लैटन हो जाती हैं। ये डायफ्राम मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फ्लैटन हो जाती है। डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्लैटेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसका जो रिजल्ट होता है कि जो एयर जो होता है वो अंदर आ जाता है। एयर क्या हुआ, ये आ गया अंदर हमारी लंग्स में, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब इनहेल के साथ में जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आई थिंक ये आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, लेकिन आप बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जब हम इनहेल करते हैं, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिब केज या फिर चेस्ट कैविटी जो होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, और हमारा बॉडी ब्रीद इन कर पाता है, ठीक है। हमारा बॉडी ब्रीद इन कर पाता है। वेट अ सेकंड, हाँ, तो हुआ क्या, सॉरी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो हमारी स्टॉप हो गई थी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले जब बॉडी में जब इनहेलेशन होता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, ये हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके रिजल्ट में हमारा डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और हमारी जो रिब केज होती है, रिब केज जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। एक्सपैंड करने की वजह से जो हमारा ब्रीद इन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इनहेल हो जाता है हमारा एयर। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, सेकंड अगर बात करें सेकंड की बात, तो एक्सहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, इसका ही अपोजिट होता है। जो डायफ्राम है, ये क्या कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है। डायफ्राम क्या करता है, बस यही क्वेश्चन आएगा कि डायफ्राम कैसा रहता है उस टाइम पे, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के टाइम पे। डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स्ड रहता है, और जो हमारे लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसकी वजह से जो हमारा ये बॉडी एयर होता है वो बाहर आ जाता है, इतना ही आपको, ठीक है। देन फिर अगर रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें, तो वो हमारा क्या होता है, मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये हमारा प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, ये क्या करता है, सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, ये क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और इसमें जो होता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ सेंसेस जो करते हैं सिग्नल्स। जब क्या होता है, इनको सिग्नल कब मिलता है, जब CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है तो इनको सिग्नल मिलता है। अब ये सिग्नल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स को जो भी उनका फंक्शन होता है उसको करने के लिए उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, और इसमें CO2 के लिए
CO2 के लिए इसके पास क्या होता है, सिग्नल होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल। सेकंड होता है हमारा इंटरनल। थर्ड होता है हमारा सेलुलर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल की बात करें, जब ब्लड से जो भी ऑक्सीजन है, वहां से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं, सेल्स में सेंड किया जाता है और यहाँ से CO2 को वापस ले लिया जाता है, तो ये हमारा इंटरनल है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी, जिसको हम ATP बोलते हैं। ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। और इसमें क्या होता है, सेल्स जो होता है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज करके ATP का प्रोडक्शन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। हमने कल वाली क्लास में ये चीज देखी थी। और किसका यूज होता है, इसमें यूज होता है ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कैपेसिटीज की बात करें तो कैपेसिटीज, वाइटल कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटीज क्या होती हैं, तो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे अपने अंदर इनहेल करते हैं, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। ये अप्रॉक्स 500 ml होता है। इसमें एक अडल्ट में ये 500 ml होता है अप्रॉक्स टाइडल वॉल्यूम। एक बार फिर से सुन लीजिए, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर देते हैं ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इनहेल की जाती है वो हमारी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, जो भी कोई भी एक्सहेल करने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है हमारे लंग्स में, वो हमारा क्या होता है, टाइडल वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो 3.5 टू 4.5 लीटर होता है, एक अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो। अगर फिर वही थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो भी एयर हमारे लंग्स में बच जाता है, जब मैक्सिमम एक्सहेल हम कर लेते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसका अमाउंट 1.5 टू 1.5 लीटर होता है अप्रोक्स, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ हमारा, नहीं अभी हम थर्ड तीन ही देखते हैं हमारा, क्योंकि इसमें बहुत ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वो टॉपिक पे या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे नहीं समझ में आए तो मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से ही आ जाएंगे फिजियोलॉजी के, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, किडनीज होती हैं। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन का, वो हमारी होती है किडनीज, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, वो हमारी किडनीज होती है। किडनीज जो होती है, किडनीज के अलावा हमारे और भी मतलब ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इसमें हमारे हार्मफुल वेस्ट का रिमूवल किया जाता है। हार्मफुल वेस्ट जो बनते हैं कब, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, तो उनको क्या करता है, रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये एक्सक्रीशन किया क्यों जाता है, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें अगर हम, तो हमारे किडनीज होते हैं, 2 किडनी या फिर 1 पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। हमारे 2 किडनीज होते हैं, उसके बाद हमारे 2 यूरेटर्स होते हैं। उसके अलावा हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है।
और हमारा यूरेथ्रा। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स। इतने हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर किडनीज के बारे में बात करें तो अगर किडनीज के बारे में बात करें तो ये मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। क्या होता है, मेन ऑर्गन होता है, और ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या किया जाता है यहाँ पे किडनी में, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये कहाँ पे किया जाता है, किडनी में। यूरेटर्स की बात करें तो यूरेटर्स में क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूरिन को कैरी करते हैं फ्रॉम किडनी टू नीचे वाले पार्ट तक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं, दे कैरी यूरिन, ठीक है। हमारे यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हुआ, किडनी से यूरिन को ये कैरी करते हैं यूरेटर्स, ठीक है, टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है, इट स्टोर्स यूरिन, ठीक है, जब तक कि हम यूरिन को पास आउट नहीं करते। यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिन का पास आउट एक्सक्रीशन करने के लिए ऑर्गन होता है। तो ये हमारे हो गए यूरिनरी सिस्टम। अगर उसकी बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट होता है हमारे किडनी का। नेफ्रॉन हमारे जो किडनीज होते हैं, एक किडनी में हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन में हमारे ऐसा बोमन्स कैप्सूल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये उसमें होते हैं बोमन्स कैप्सूल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये सबसे पहले क्या हो गया इसमें, बोमन्स कैप्सूल। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है ना, कि आपको दे देगा नेफ्रॉन का नेम दे देगा ना, इसमें दिखाएगा कि इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो मैं नेम्स लिख रही हूँ उसके अलावा कुछ और रहेगा तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, PCT। उसके बाद ये जो ऐसे यूपिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले, ये हमारा लूप ऑफ हैंडले। उसके अलावा ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं, इसको DCT। ये हमारा PCT और ये DCT। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे नेफ्रॉन के हो गए। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके अलावा हम बात करें कि किडनी में जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी के स्ट्रक्चर में ये वाला ऐसे प्रेजेंट होगा, देखो ऐसा ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात करें किडनी की, हमने देखा मान लो ऐसी हमारी किडनी है, ठीक है। तो किडनी से बाहर जब आते हैं यहाँ पे इस वाले एरिया में, यहाँ पे नेफ्रॉन के पास, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रीनल ट्यूबुल, ये हमारा क्या होता है, रीनल ट्यूबुल, ठीक है। रीनल आर्टरीज को बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरीज क्या करती है, रीनल आर्टरीज से हमारे ब्लड एंटर करता है किडनी में, ठीक है। अब इस एरिया को हम थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ना, ऐसा हमारा कैप लाइक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला वोमन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीनल आर्टरीज आई हैं, रीनल आर्टरीज ही यहाँ पे बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है और बाहर चली जाती है। तो ये जो स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड होता है, ब्लड से जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं, इनको फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, फिल्ट्रेट कर दिया जाता है, किसमें, नेफ्रॉन में। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है।
कहाँ पे, ये बोमन्स कैप्सूल में, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड एंटर करता है रीनल आर्टरी से हमारे ये वाले पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट में एंटर किया, यहाँ पे होता क्या है, रीनल ट्यूबल्स के बाद में यहाँ कन्वर्ट कर दिया इसमें बोमन्स कैप्सूल में। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, बोमन्स कैप्सूल, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड होगा, जो भी फिल्ट्रेट होगा, वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिल्ट्रेट कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा हमारे पीसीटी में, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में पहुंचने से पहले आप एक चीज यहाँ लिख लो, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में जब रहते हैं, मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चीजें वापस इसमें आ रही हैं, तो क्या क्या चीजें फिल्टर आउट हो रही हैं। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज होता है, यूरिया होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया एंड सॉल्ट्स, ये क्या करते हैं, फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन। बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। सेकेंड हमारा क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, हमने जो चीजें अब्जॉर्ब की है उनको फिर से अब्जॉर्ब किया जाना है। ठीक है, अब फिर से उनमें से अब्जॉर्ब क्या किया जाएगा, उनमें से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हम यूरिन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, ये सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ठीक है, अब और वाटर एंड वाटर और जो भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं सबको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे मान लो ये पीसीटी है और इसके पैरेलल में हमारी ब्लड कैपिलरीज भी होती है, वेन्स भी होती है ना। तो उनमें से क्या होता है, यहाँ से जो भी हमारा ग्लूकोज और ये सारी चीजें हैं रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, फिर ये नीचे भेज दिया जाता है। अब ये हमारा आ गया नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है, ये लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। लूप ऑफ हेनले में जो भी वाटर होता है, मेनली वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, इसमें से जो भी हमारे वाटर है, ठीक है, जो भी इसमें वाटर गया रहेगा यूरिन में, उसको अब्जॉर्ब करके ब्लड उसमें कैपिलरीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है डीसीटी। यहाँ से हम यहाँ आए, यहाँ आए, अब हम वापस जा रहे हैं डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। डीसीटी में क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये नाम याद रखना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में होता है। इसमें वाटर बैलेंस प्रॉपर किया जाता है कि वाटर का बैलेंस सही है कि नहीं। अगर इंसान हमारा ज्यादा पानी पी रहा है तो वाटर को बैलेंस करके रखा जाएगा, मतलब ज्यादा वाटर नहीं अब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर पानी का कंजम्पशन कम है तो वाटर ज्यादा अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, यहाँ आ जाता है, क्या पे, कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, हमारे एडीएच का फॉर्मेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हार्मोन वाला आप लेक्चर देखिएगा, हार्मोन वाले लेक्चर में मैंने इसका फंक्शन अच्छे से बताया है। अभी यहाँ के लिए एडीएच क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर का अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे भी आने के बाद अगर वाटर ज्यादा है वहां पे, मतलब एडीएच का अमाउंट ज्यादा हो गया है, तो जो भी वाटर यहाँ से रहेगा यहाँ से भी अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा हमारे। ठीक है, तो ये हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा फिर ये बाहर आएगा। ठीक है, ये बाहर आएगा, उसके बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया, पीसीटी में आया, फिर ये लूप ऑफ हेनले में आया, फिर उसके बाद डीसीटी में आया, फिर यहाँ पे आया कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन बन जाएगा, ये प्रॉपर यूरिन का फॉर्मेशन होगा। अभी ये यूरिन जो होगा यूरेटर्स में जाएगा, हमारे यूरेटर्स में, देन यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जैसे पूरा दिखाया हुआ। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स है। ठीक है, नेफ्रॉन्स में पूरा काम हुआ, फिर यहाँ पे क्या है, यूरेटर्स में आया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आया, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो
तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं ये सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली मिल जाए। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा कौन सा है हमारा, एक्सक्रीशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, और हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरे को बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं बस उसको लॉग इन करना है। ठीक है, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट चैप्टर। ठीक है, आने वाले और भी लेक्चर्स में उसके अलावा जो भी हमारे चैप्टर्स फिजियोलॉजी के बचे हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मेनली ब्लड और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का, जितने भी हमारे इसेंशियल चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के थ्रू हो रहा है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसको हमको एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए ना, जो पंप कर सके। तो उसके लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, उसके लिए हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या करता है, हार्ट इज अ पंप एंड इट्स रोल टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। राइट साइड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑक्सीजन। देखो कहने का ये मतलब, ये हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से साइड में कौन सा टाइप ऑफ ब्लड रहता है। इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस को हम बहुत इंटरेस्टिंगली समझेंगे। ठीक है, अब ये सब समझने से पहले हमको एक चीज जाननी पड़ेगी कि ये हमारे जो भी ब्लड वाले जो भी फ्लूइड है उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो ट्यूब्स है उनको क्या कहते हैं। तो हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, जो ब्लड वेजल्स होती है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे पास 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेजल्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। ये कौन 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला हमारी आर्टरीज हो गए। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है, ये क्या करती है, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक। ठीक है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड, तो हम सीधा सीधा लिखते हैं, ये क्या करती है, हम आर्टरीज के बारे में बात करें। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ट्रांसफर करती है बॉडी तक। तो जितने भी हमारी आर्टरीज हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन या फिर असर्शन इस में पूछ सकता है। ये पॉइंट अगर आपको याद रहा कि आर्टरीज जो होती है उनमें हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि जो एक्सेप्शन इसका है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन है, जिनमें हमारे CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बात करें हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरी की, तो हमारा वेन है। वेन में हमारे क्या होते हैं, जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है भैया, उसका एक्सेप्शन हुआ तो ये भी बोले हम भी एक्सेप्शन ले आएंगे। इनका एक्सेप्शन क्या हुआ, इनकी भी पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करते हैं, ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। देखो फिर से बताती हूँ, आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाती हैं, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। उनके एक्सेप्शन भी याद रखना। अब कैपिलरीज जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स। ये हमारे एनसीईआरटी के लैंग्वेज हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स हमारी कौन सी होती हैं, वो हमारी क्या होती है, कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज मेनली हमारे एक्सचेंज के लिए होती हैं। इनमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मेनली क्या होता है इनमें, एक्सचेंज किसका, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का। और इनमें एक्सचेंज जो होता है वो टिश्यू और ब्लड के मतलब डिफरेंस में होता है। जैसे हमारी कैपिलरीज है, हमने देखा था अभी एल्वेलाई में ना,
तो इसमें क्या होता है, इनमें एक्सचेंज होता है CO2 या फिर O2 का, या फिर हमारे गैसेस और भी हो गए, फिर न्यूट्रिएंट्स का। तो ये हमारे हुए 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर हम फिर बात करें हमारे हार्ट की, ठीक है, हार्ट की बात करें हमारे, तो हार्ट जो होता है हमारा 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। वहीं पे जो हमारे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, एम्फीबियंस एंड जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, इनका जो हार्ट होता है वो कितना होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मैं हटा दूंगी अभी इसको थोड़ी देर बाद। उसके अलावा जो हमारी फिशेज होती हैं, उनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। तो ये हमारे हार्ट हो गया। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ये सारी चीजें हुई। अब उसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट में, तो हमारे हार्ट में 2 टाइप्स की वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, वॉल्व्स क्या होती हैं, फ्लो को रोकने के लिए होती हैं, ठीक है, फ्लो को बैलेंस करने के लिए होती हैं। तो हमारे ब्लड में हमारे हार्ट में 2 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वॉल्व्स है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, अगर बात करें वॉल्व्स के टाइप की, तो सबसे पहला होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्व। सेकंड हमारा है सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर। एवी वॉल्व हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रीजन हमारा एट्रियम है, अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये रीजन हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, इस साइड भी वेंट्रिकल, इस साइड भी एट्रियम। तो जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है वो हमारे एवी वॉल्व होते हैं। तो एवी वॉल्व हमारे क्या हो गए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये भी हमारा एवी वॉल्व है। और हमारे यहाँ पे होता है डाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसको हम मिट्रल वॉल्व, ये इसको हम डाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एवी वॉल्व है। अब सेमिल्यूनर वॉल्व की बात करें, तो सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो एग्जिट पे प्रेजेंट होते हैं। जहां से भी हमारा ये वेंट्रिकल्स का एग्जिट होता है ना, ऐसा ये एग्जिट पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व जो हो गया वो एवी वॉल्व है, और पल्मोनरी वॉल्व जो हो गया ये हमारा एवी वॉल्व है। तो ये हमारे वॉल्व्स हो गए। अब वॉल्व्स क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं। हम क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्यों, मान लीजिए यहाँ से ब्लड आया, फिर ये वापस एट्रियम में ना जाए, इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्व होते हैं और ये बंद हो जाते हैं, ताकि वॉल्व का डायरेक्शन बदल ना जाए। ठीक है, ब्लड का। अब हम पार्ट्स ऑफ बात करें, पार्ट्स ऑफ हार्ट की, तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वेना केवा दिया है, फर्स्ट ये वाला रीजन हमारा वेना केवा हो गया। सेकेंड एट्रियम है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एट्रियम हो गया। ये हमारा वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया। और उसके अलावा फिफ्थ पे क्या दिया है, फिफ्थ वाला ये जो आया है, ये हमारी पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन हमारी कैसी कैरी करती है, ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गए, आयोटा हो गया, और ये फोर्थ नंबर पे जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और आयोटा हमारा ये है, ये रेड वाला रीजन दिख रहा है, ये हमारा आयोटा है। ठीक है, ये हमारे ब्लड के जो हमारे हार्ट के पार्ट्स हो गए। ठीक है, अगर आपको ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उसको भी हमने पढ़ रखा है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, अब ब्लड फ्लो की बात करें, तो सबसे पहले जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है वो बॉडी से कहाँ पे आता है, वो बॉडी से आता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी आर्टरीज हमारी कौन सी थी, याद है ना, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी ये वाली है। ठीक है, इसके थ्रू कहाँ पे आती है, इसके थ्रू हमारी ब्लड आई हमारी, ओके सॉरी, सबसे पहले हमारी ब्लड का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड हमारी कहाँ से, बॉडी की टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगी ना, तो डीऑक्सीजनेटेड, इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले क्या होगा, लार्ज वेन्स जो हमारी है, ठीक है, जो हमारा वेना केवा है उसके थ्रू, हमारा वेना केवा कौन से है, वेना केवा कौन से है, इंफीरियर एंड सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इनके थ्रू कहाँ पे आता है, इनके थ्रू आता है हमारे ये राइट साइड वाले एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, सबसे पहले ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में, यहाँ पे आया ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा, आया ब्लड कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक है, ये यहाँ से आया है ब्लड, ठीक है, कहाँ से आया, वेना केवा से, वेना केवा से आया है। ये वाला रीजन जो है ये सुपीरियर, ये हमारा ऊपर वाला जो हो गया ये हमारा सुपीरियर वेना केवा है, और ये जो नीचे से ब्लू लाइन दिख रही है इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। यहाँ से दोनों जगह से ब्लड आया हमारे एट्रियम में, कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वापस जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस जाएगा, देखो हमने सब रखा है। सबसे पहले आया राइट साइड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम, वेना केवा से आया राइट एट्रियम में, यहाँ से भी यहाँ आया, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या होता है, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में जाता है, कौन सी हमारी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हमारी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड होता है थर्ड में, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, इनके थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा लंग्स में, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन में। लंग्स में क्या होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, इसमें ऑक्सीजन का कन्वर्जन हो जाएगा और CO2 निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में क्या होता है, अब फिर से जो लंग्स से हमारी लंग्स है, लंग्स से हमारे ब्लड वापस आता है, कैसे, ऑक्सीजनेटेड होके, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड यहाँ पे आया, ठीक है। इसके बाद ये क्या कर दिया जाता है, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है नीचे उसके वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल के पास हमारे मिट्रल वॉल्व या फिर डाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, डाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, ये आप बस फ्लो समझ लेना। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटिक वाल्व के थ्रू, ठीक है, यहाँ वाली जो वाल्व है उसको हम आयोटिक वाल्व बोलते हैं, ये कहाँ पे भेज दिया जाता है, आयोटा में, आयोटा से, ठीक है, ये कहाँ पे पंप किया जाता है, पूरे हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड का फ्लो हो गया। अब जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड दो बार आ रहा है, ठीक है, हार्ट में ब्लड का फ्लो जो हो रहा है दो बार, एक बार बॉडी से आया, फिर वो लंग्स में चला गया, फिर वापस लंग्स से आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और दूसरा हमारा, दूसरे को हम जो बोलते हैं उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो, उसमें क्या होता है, जो अभी हमने प्रोसेस देखा, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, फिर वापस लंग्स में गया, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें ब्लड प्रेशर की, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये जो ब्लड जो होता है, मान लीजिए हमारी ये ब्लड की वॉल्व्स हैं, उनमें ब्लड होता है ना, तो ब्लड जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ब्लड की वॉल्व्स पे, वेजल्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मल एडल्ट की बात करें, तो ब्लड प्रेशर जो होता है 120 और ये 120 अपॉन mmHg होता है, mmHg, ये हमारा होता है नॉर्मल ह्यूमन का, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन का ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो इसमें दो चीजें होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर जो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स हमारी, ऐसा हमारा था ना, तो जब हमारी वेंट्रिकल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तब जो निकलता है वो हमारा सिस्टोलिक होता है। जबकि जब वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करती है, वेंट्रिकल
जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो सिस्टोलिक होता है, जबकि जो वेंट्रिकल्स जो होती है हमारी जो रिलैक्स कर रही है तब क्या होता है हमारा, तब वो हमारा होता है डायस्टोलिक। तो ये सारा हमारा हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब ये हमारा पूरा फिजियोलॉजी हो गया, हमने 4 चैप्टर्स को आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू बनाती रहूँ। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पढ़ना है तो आप मुझे वो स्पेसिफिक टॉपिक कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी हो मेरे वीडियो में तो मुझे आप सजेशन भी दे सकते हो कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँगी, ठीक है। और आने वाले टाइम पे हम ये सारे टॉपिक्स के PYQs प्लस जो भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा अपने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस आउट ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।